तो आज एनएक्सटी का प्रीमियम लाइव इवेंट एनएक्सटी बैटल ग्राउंड था और जिसमें से सबसे पहली चीज जो कि मुझे ट्रेंडिंग में देखने को मिलती है वो ये थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है एनएक्सटी बैटल ग्राउंड शो के बारे में, जिसमें कि हमें एनएक्सटी और टीएनए का कोलैबोरेशन भी देखने को मिला था और शो बढ़िया था या फिर नहीं। और हम रिकोजेट के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने वाले हैं। और जिंदर महल के रिलीज होने के बाद उनके पहले मैच के लिए उनका अपोनेंट सेट हो चुका है। और हम ब्लड लाइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक सुपरस्टार जल्द ही ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकता है। तो वीडियो में बने रहना और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एनएक्सटी बैटल ग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे गेल किम जो कि टीएनए की लेजेंडरी नॉकआउट चैंपियन थी वो भी आई हुई थी। तो सबसे पहला मैच हमें एक लैडर मैच देखने को मिलता है जो कि होता है इनॉग्रल एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। पहले तो मैच के बारे में बात करें तो भाई लैडर मैच तो तुम जानते हो हमेशा अच्छे होते ही हैं। पता नहीं मैंने इससे पहले कब देखा होगा कि कोई लैडर मैच बेकार गया हो। और इस मैच के एंड में किलानी जॉर्डन इस मैच को जीत जाती है। तो मैं एनएक्सटी को उतना फॉलो नहीं करते आ रहा हूँ जब से ब्लैक एंड गोल्ड एरा खत्म हुआ है, तो इसलिए मेरे को पता भी नहीं है कि ये रेसलर्स कौन है। और बाकी इसके बाद हमें देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियनशिप मैच जो कि होता है नेथन फ्रेजर एक्सियम एनएक्सटी टैग टीम चैंपियंस अगेंस्ट डीओसी। तो सबको लग रहा था कि एजे स्टाइल कोडी रोड्स को क्लैश ऑफ द कैसल में फेस करने वाले हैं, तो क्या पता यहाँ पे गैलोवेस एंड एडरसन नए टैग टीम चैंपियंस बन जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये चीज भी कंफर्म करते हैं कि एजे स्टाइल को भी कुछ हाथ नहीं लगने वाला है क्लैश ऑफ द कैस्टल में। और बाकी इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक एनएक्सटी अंडरग्राउंड मैच। तो तुमने देखा ही होगा, आई थिंक 2020 का वो साल था जब शेन मैकमैन ने रॉ अंडरग्राउंड वाली चीज चलाई थी जो कि ज्यादा देर नहीं चली थी। तो वैसे टाइप का हमें मैच देखने को मिला यहाँ पे, बट थोड़ा रेसलिंग स्टाइल भी था। मेरा मतलब कि ये मैच रेसलिंग और एमएमए का पूरा मिक्स था। तो ये मैच होता है लोरा वाइस और शाइना बेजलर के बीच में, जिसको शाइना बेजलर हार जाती है और ज्यादा कुछ इस मैच में होता नहीं है। हालांकि मैच ठीक ठाक था। और इसके बाद हमें आई थिंक मैच ऑफ द नाइट देखने को मिलता है जो कि होता है एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि होता है वेस्ली, जो कॉफी और ओबा फेमी के बीच में। तो ये मैच देखने के बाद भाई ओबा फेमी ने मेरे को केतली की याद दिला दी। जिस तरीके से वो सबको भाई इस मैच में उठा उठा के पटक रहे थे, केतली की याद आ गई बिल्कुल। और इन दी एंड ओबा फेमी इस मैच को जीत जाते हैं और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। और अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे को भाई चैंपियनशिप के लिए हराएगा कौन। तो बाकी इसके बाद हमें आई थिंक सबसे पेपर का अवेटेड मैच देखने को मिलता है जो कि होता है एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन वर्सेस टीएनए नॉकआउट्स वुमेन चैंपियन। और एक चैंपियनशिप वर्सेस चैंपियनशिप मैच नहीं होता है, खाली एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप होता है। और इस मैच में एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन रॉक्सन पेरेज हरा देती हैं जॉर्डन ग्रेस को और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं। और इसके बाद बैक स्टेज में भी रॉक्सन पेरेज के साथ एक बड़ा मोमेंट होता है जब सीएम पंक उनके पास आते हैं और भाई वहां पे आके हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट झाड़ रहे होते हैं, मतलब उनको एडवाइस दे रहे होते हैं, बट उल्टा रॉक्सन पेरेज उन्हें हिपोक्रेट कह देती हैं। और इसके बाद सीएम पंक रिएक्ट भी करते हैं इस चीज पे इंस्टाग्राम में और वो लिखते हैं किड्स these days। और क्या ये एक शॉट था जैक पेरी पे? आई थिंक मेरे को लग रहा है, बट छोड़ो। इसके बाद में फाइनली मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि होता है ट्रिक विलियम्स और इथन पेज के बीच में। तो सबको बहुत ही हाई होप्स थी इथन पेज से कि आज वो कुछ अच्छा करने वाले और बताएंगे कि क्यों वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ज्यादा बेहतर है एईडब्ल्यू से। बट क्या ऐसा उन्होंने कुछ किया? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो भाई हम उनके एंट्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंट्रेंस तो उनकी ठीक थी, बट अगर तुम सिर्फ उनके एंट्रेंस में ध्यान दोगे तो ही तुम्हें उनकी एंट्रेंस बढ़िया लगेगी। अगर तुम म्यूजिक में ध्यान दोगे, उनके थीम सॉन्ग में ध्यान दोगे, तो भाई तुम लोग जानते होंगे कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की म्यूजिक प्रोडक्शन है टाइम में डेफ रेबल वो कितना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी मैच की बात करें हम सीधा, तो भाई मैच भी कुछ खास नहीं था। और मेरी एक बात और समझ नहीं आती कि आजकल एनएक्सटी के पेपर व्यूज में सारे के सारे मैच 12-13 मिनट के ही क्यों जाते हैं। और इस मैच की एंडिंग भी बहुत अजीब थी जब ट्रिक विलियम्स अपनी चैंपियनशिप को एक डिस्ट्रैक्शन से रिटेन करते हैं। और इसके बाद बहुत सारे लोग भाई इथन पेज को मिड कहने लगे हैं, जो कि एक सच्चाई भी है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो वो एनएक्सटी चैंपियन बन जाएंगे डेफिनेटली, बट जब वो मेन रोस्टर में जाएंगे तब उनका क्या होगा, ये असली सोचने वाली बात है। और इथन पेज की पुश की तो बात छोड़ो भाई, यहाँ पे तुम जॉनी गार्गनो, टमासो चियाम्पा, अंड्राडे, इन बंदों को पुश नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से रिकोचेट ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने का प्लान भी बना लिया है। तो फाइटफुल सेलेक्ट ने एक रिपोर्ट निकाली है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तैयारी कर रही है कि कैसे रिकोचेट को ऑफ स्क्रीन करना है, मतलब कैसे उनको स्टोरी लाइन से हटाना है, जो काम मेरे हिसाब से ब्रॉन बेकर ही करने वाले हैं। और ज्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकोचेट एईडब्ल्यूई में जाने वाले हैं। बट इसके बाद फाइटफुल सेलेक्ट की एक और रिपोर्ट आती है और वो ये कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग भी इंटरेस्टेड है रिकोचेट में। तो मेरे अकॉर्डिंग रिकोचेट डेफिनेटली एईडब्ल्यूई में ही जाएंगे, क्योंकि इमेजिन करो भाई तुम्हें वहां से मिलना है आई थिंक कम से कम $2 मिलियन और तुम उधर से न्यू जापान प्रो रेसलिंग तुम्हें दे रही है $50,000। तुम कौन सी कंपनी में जाओगे? ऑफ कोर्स भाई मनी मैटर्स। तो रिकोचेट का कॉन्ट्रैक्ट समर में खत्म होने वाला है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सितंबर में वो तुम्हें एईडब्ल्यूई में देखने को मिल जाएंगे। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो ड्रीम मैचेस हमें उनको देखने को मिलेंगे एईडब्ल्यूई में वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। तो हम एईडब्ल्यूई की बात कर ही रहे हैं, तो एईडब्ल्यूई के नेक्स्ट पेपर व्यू जो कि फॉरबिडन डोर होने वाला है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो कल न्यू जापान प्रो रेसलिंग का एक शो था डोमिनियन, जहाँ पे जॉन मॉक्सली ने भी अपनी आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड की थी और जिसे वो सक्सेसफुली रिटेन भी कर देते हैं। और उसके बाद नाइतो आके उनको चैलेंज कर देते हैं फॉरबिडन डोर के लिए। तो नाइतो वर्सेस जॉन मॉक्सली पार्ट 2 ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, अभी
अभी फॉरबिडन डोर के लिए, बट डेफिनेटली यही मैच फॉरबिडन डोर में होने वाला है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि शायद से ना तो यहाँ पे जॉन मॉक्सली को हरा भी देंगे, क्योंकि न्यू जापान मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका मेन स्टार एक AEW स्टार के अगेंस्ट दो बार हारे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिंदर महल के बारे में। तो जिंदर महल का रिटर्निंग मैच सेट हो गया है WWE से रिलीज होने के बाद। तो जिंदर महल जो कि अब राज देसी नाम से जाने जाते हैं, वो जुलाई 26 को ब्लैक लेबल प्रो जो कि एक इंडी कंपनी है, उस कंपनी के एक शो में फेस करने वाले हैं केविन कू को, वो भी BLP चैंपियनशिप के लिए। तो मेरे को पता नहीं कि ये बंदा कौन है, क्योंकि मैं उतना इंडिया रेसलिंग देखता नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि राज देसी मतलब जिंदर महल इस मैच को डेफिनेटली जीतने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं NXT TNA के बारे में। तो NXT और TNA की जो ये पार्टनरशिप है, ये अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। जून 15 को हमें एक TNA का पेपर व्यू देखने को मिलने वाला है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। वहां पे जॉर्डन ग्रीस NXT के नॉकआउट वुमेन चैंपियन एक ओपन चैलेंज रखने वाली हैं, तो क्या पता वहीं पे हमें कोई NXT की वुमेन्स देखने को मिल जाए। और फाइटफुल सेलेक्ट के अकॉर्डिंग 2 और ऐसे TNA स्टार्स हैं जिनके साथ WWE वर्क करने में इंटरेस्ट रखती है, और उनके नाम है जॉश अलेक्जेंडर और लियोन स्पैटर। तो लियोन स्पैटर का तो मेरे को पता नहीं भाई, लेकिन जॉश अलेक्जेंडर के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वो परफॉर्मर TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और वो बहुत अच्छे रेसलर भी हैं। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कितने अच्छे रेसलर हैं, तो तुम उनका और विल ऑस्प्रे का मैच देख सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से YouTube में तुम्हें फ्री भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उसोस के बारे में। तो रिकीशी ने बताया कि वो कितना प्राउड फील करते हैं जब वो देखते हैं जे उसो कितने बड़े सिंगल स्टार बन चुके हैं, और वो ये भी बताते हैं कि उन्हें लगता है कि जब उनके दोनों सन्स मतलब जे और जिमी सेटिस्फाई हो जाएंगे अपने सिंगल्स रन से, तो वो एक और बार रीयूनाइट होंगे एज अ टैग टीम, जो कि बहुत जल्द हो भी सकता है। तो उसोस के ऊपर बात हो रही है, इसका मतलब ब्लड लाइन के ऊपर बात हो रही है। तो हम ब्लड लाइन के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो तुम जानते हो कि टामा टोंगा और टांगा लोवा इससे पहले न्यू जापान में वर्क करते थे। तो कल न्यू जापान के डोमिनियन में टामा टोंगा के ब्रदर हिकुलियो एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच में थे, जिसको वो हार जाते हैं, और उसके बाद वो नाराजगी जताते हैं अपने टैग टीम पार्टनर से। और उसके बाद ये रिपोर्ट भी आती है कि हिकुलियो का कॉन्ट्रैक्ट NJPW के साथ खत्म होने वाला है इसी जून में। और हिकुलियो का जो कल न्यू जापान में मैच था, वो उनका न्यू जापान के साथ आखिरी मैच था, और अब वो न्यू जापान के साथ फिनिश्ड अप हो चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू bodyslam.net हिकुलियो जल्द ही हमें WWE में देखने को मिलने वाले हैं, और डेफिनेटली वो सोलो के ब्लड लाइन को ही ज्वाइन करेंगे। तो कहाँ भाई जेकब फाटू ने इन सबसे पहले WWE को ज्वाइन कर लिया था, बट उनका डेब्यू ही अभी तक नहीं हुआ है। तो आई थिंक अब मेरे हिसाब से और कोई बंदा बचा नहीं है ब्लड लाइन का जो कि किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, और सारे बंदे ब्लड लाइन के अब हमें जल्दी WWE में देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वॉर गेम मैच सेट कर देगा सर्वाइवर सीरीज के लिए, और जो कि बहुत ही एक्साइटिंग भी होगा। तो सब कुछ अब होने वाला है, और अब सिर्फ एक ही चीज का वेट है, और वो है रोमन रेंस के रिटर्न का, और फिर रोमन रेंस और ऊसोस द रियल ब्लड लाइन के रियूनियन का, जो कि नेक्स्ट मंथ मतलब जुलाई में होगा या नहीं होगा, वो तो हमें वेट करने के बाद ही पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।